सुबह का समय, रसोई में बर्तन खनकने की आवाजें, पूजा एक साथ आटा गूंथ रही है, दूध उबाल रही है और बच्चों को भी संभाल रही है। मम्मी भूख लगी है। मुझे भी। बस बेटा 2 मिनट, पहले दादा दादी का नाश्ता बनाना है। तभी पीछे से तेज आवाज गूंजती है, पूजा। पूजा के हाथ कांप जाते हैं। जी दीदी। ये क्या हालत बना रखी है रसोई की? इतनी देर हो गई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। दीदी वो बच्चों को भी देख रही थी। और तो बच्चे संभालना तुम्हारा काम है, घर संभालना भी तुम्हारा काम है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो तुम फिर करती क्या हो आखिर दिन भर? इतने में रीना के बच्चे आ जाते हैं। मम्मी मुझे स्कूल के लिए टिफिन चाहिए। मुझे भी, और मुझे आलू पराठा चाहिए। हाँ मेरे बच्चों, अभी देती हूँ। सुना तुमने? मेरे बच्चों का टिफिन पहले तैयार होना चाहिए। जी दीदी। एक ही घर लेकिन व्यवहार 2 अलग अलग। अपने बच्चों के लिए ममता और दूसरों के बच्चों के लिए सिर्फ बोझ। आपको लग रहा होगा कि पूजा इस घर में काम करती है। ना जी ना, रीना इस घर की बड़ी बहू है और पूजा छोटी। रीना पूजा की जिठानी है और शायद कोई अपनी देवरानी और उसके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता होगा जैसा पूजा की जिठानी करती है। आंगन में शांति और राम प्रसाद जी बैठे थे तब। ये रीना दिन ब दिन ज्यादा सख्त होती जा रही है। हम तो बड़े हैं फिर भी सह लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार उसे शोभा नहीं देता। क्या करे शांति, घर उसी के पैसों से चल रहा है। अमित और सुमित पिछले 2 सालों से दुबई गए हुए हैं और रीना का कहना है कि उसका पति और वही घर चला रहा है। अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो घर वालों को ही ताने दे? कभी कभी तो लगता है कि काश इन बूढ़ी हड्डियों में जान होती तो आज भी 2 पैसे कमा लाता। मम्मी मुझे भी वही पराठा चाहिए। बेटा पहले रोहित भैया का बन जाने दो, फिर तुम्हारा बनाऊंगी। हाँ पहले मेरे बच्चों का ही बनेगा, क्योंकि खर्च भी तो उन्हीं के पापा भेजते हैं ना। पूजा चुप, आंखें झुकी हुई। थोड़ी देर बाद सब नाश्ते के लिए बैठते हैं। ये लो रोहित, ये लो पायल, गरम गरम पराठे। रीना बेटा इनके लिए भी बना दो, देखो कैसे बैठे हैं बेचारे। हाँ हाँ अभी बन जाएंगे, पहले मेरे बच्चों को स्कूल जाना है ना, पहले उन्हें नाश्ता और टिफिन मिलेगा। मम्मी हम बाद में खाते हैं क्या हमेशा? ऐसा क्यों होता है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, रोहित भैया और पायल दीदी आपसे बड़े हैं ना, बस इसलिए उन्हें पहले मिलता है। मम्मी मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूंगी। क्यों? वो गंदी है, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं होते, देखो कैसे कपड़े हैं, जूते भी अच्छे नहीं होते उसके। ठीक है मत खेलो साथ। बात तो सही है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारे भी करते कहीं। दीदी बच्चे हैं, उन्हें ऐसा मत सिखाइए, आपस में भाई बहन है ये सब, कम से कम उन्हें भेदभाव की भावना तो मत डालिए आप। ओहो तो अब तुम मुझे सिखाओगी? जिस घर में तुम्हारा खर्च चल रहा है ना, उसी घर में तुम मुझे ही सीख दे रही हो। अब तुम जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? वो मैंने तो बस क्या, अगर इतनी तकलीफ है तो अपने पति को बोलो वापस आ जाए और खुद घर चलाए, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? शब्द कभी कभी तीर की जगह काम कर जाते हैं। रीना की बातों का पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि रीना के पैसों से ही उसके बच्चों की पढ़ाई और खाना पीना चल रहा था। पूजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली और घर में रीना ने उसे कोई काम करने नहीं दिया, तो वो सारा दिन उससे अपने बच्चों का और घर का सारा काम करवाती और उसके बाद भी उसे भर भर के ताने देती थी। पूजा आसमान की तरफ देख रही है और सुमित को अपने ख्यालों में याद करते हुए खुद से बातें कर रही है। सुमित आपको पता भी है यहाँ क्या चल रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके माँ बाप सब क्या क्या सह रहे हैं। दीदी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं तो फिर भी सब कुछ सह लेती हूँ, लेकिन मुझसे माँ बाबूजी का और बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। तभी नीचे से रीना की आवाज आती है, पूजा कल से दूध कम इस्तेमाल करना, खर्च बढ़ रहा है। यहाँ पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, जब देखो पेट भरने के बारे में सोचता है हर कोई इस घर में बस। पूजा आंसू पोंछती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव है। जब इंसान बार बार टूटता है ना, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो चुप रहना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बस किसी भी बात पर नहीं चलने वाला। और कभी कभी इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिश्तों को टूटने से बचाना चाहता है। लेकिन जब वही रिश्ते आपको रोज तोड़ने लगे तो चुप्पी बोझ बन जाती है। सुबह का समय, आंगन में हल्की धूप और पूजा कपड़े सुखा रही है। आंखों में नींद नहीं है। पूजा बेटा
तू रात भर सोई नहीं ना? सो गई थी मम्मी जी, बस नींद जल्दी खुल गई। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तेरी आंखें सब बता रही है। इतना सब सह रही है तू, लेकिन कभी कुछ कहती क्यों नहीं बेटा? मम्मी जी, अगर मैं बोलूंगी ना तो घर टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को या आपको ये सब झेलना पड़े। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। शायद मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, शायद मैं ही इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। अगर मैं इस घर के लिए कुछ कर पाती तो आज हम सब ये सब नहीं झेल रहे होते। चुप, एक शब्द और मत बोलना। तू इस घर की सबसे समझदार बहू है, और जो सहन कर रही है ना, वो कोई कमजोर इंसान नहीं कर सकता। दोनों की आंखें भर आती है। तभी अंदर से रीना की आवाज आती है, पूजा, कहाँ मर गई हो? ये क्या है पूजा? मैंने कल ही कहा था ना खर्च कम करना है। ये देखो, दूध, सब्जी, राशन सब बढ़ता ही जा रहा है। दीदी, घर में लोग भी तो हैं, बच्चे हैं, मम्मी जी पापा जी हैं, जरूरत के हिसाब से ही तो। जरूरत? तुम्हें जरूरत का मतलब पता भी है? उतना खर्चा करना चाहिए जितना जरूरी हो, ना कि हर वक्त बच्चों को दूध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब देखो कुछ ना कुछ सारे लोग खाते ही रहते हो, कभी दवाइयाँ, कभी राशन, लूट मचा रखी है घर में। दीदी, बच्चे हैं, अगर उन्हें दूध भी ना दे तो पूरा दिन तो उनका विकास कैसे होगा? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि बच्चों को क्या देना चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता है ना, तो अपने पति को बोलो वापस आ जाए, खुद कमाए, खुद खिलाए। मेरे पति और मेरे पैसों पे क्यों तुम सब तांडव कर रहे हो? हाँ दीदी, सुमित जी वहाँ हमारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं, और भैया भी। हाँ, लेकिन पैसे कौन भेज रहा है? हर महीने पैसे मेरे पति भेजते हैं, तब ये घर चल रहा है। और जब तक ये घर मेरे पैसों से चल रहा है ना, तब तक यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। कभी कभी हक जताते जताते इंसान हद पार कर देता है, और आज रीना वही कर रही थी। वो खुद तो सारा दिन इसी बात का गुण गाती रहती थी कि घर उसके और उसके पति की वजह से चल रहा है, लेकिन उसके अब बच्चों के मन में भी यही बात डाल दी थी। तू मेरे खिलौने मत छू, ये मेरे पापा दुबई से भेजते हैं। मेरे पापा भी भेजेंगे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे पापा कम पैसे भेजते हैं। रोहित, पायल ऐसा नहीं बोलते बेटा। क्यों नहीं बोलते? बच्चे हैं, सच ही तो बोलेंगे। दीदी, ये सच नहीं है, ये आपने उन्हें सिखाया है। क्या कहा तुमने? मैंने सिखाया है? हाँ दीदी, बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं, और घर में हर बात में पैसे का फर्क दिखाया जाएगा तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। मतलब तुम मुझे गलत कह रही हो? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे जवाब देने लगी हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि घर पैसे से चलता है, लेकिन रिश्ते बराबरी से चलते हैं। रिश्तों में सम्मान, प्यार बराबर होना चाहिए दीदी। बस, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हिम्मत आप ही ने दी है दीदी। हर दिन, हर ताने के साथ, हर उस पल के साथ जब आपने मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप जैसे सास ससुर को छोटा महसूस करवाया। मैंने हमेशा सोचा चुप रहूं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जब बच्चों पर असर पड़ने लगा तो मुझे लगा अब बोलना जरूरी है। आज पहली बार पूजा ने जवाब दिया था, और ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं था, उसके आत्मसम्मान की आवाज थी। लेकिन उसके साथ ही एक डर भी उसे खाया जा रहा था कि कहीं रीना का गुस्सा इस परिवार पर न उतर जाए। रीना गुस्से में अंदर चली जाती है। आज तूने जो कहा ना बेटा, वो बहुत पहले कहना चाहिए था। सही कहा तूने, घर चलाना अलग बात है, घर को अपना बनाना अलग। पता नहीं मैंने सही भी किया है या नहीं। रीना भाभी गुस्से में अंदर गई है, पता नहीं अब क्या ही करेंगी वो हमारे साथ। तूफान अभी थमा नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रीना को सच्चाई सुनने की आदत कहाँ थी। उसके मन का घमंड और अकड़ उसे किस हद तक ले जा सकती है, शायद ये उसे भी नहीं पता था। घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोग उसका असली चेहरा होते हैं। लेकिन जब वही लोग एक दूसरे के लिए बोझ बन जाए तो घर घर नहीं रहता। दोपहर का समय, पड़ोसी कमलेश अपने दोस्त के साथ घर के बाहर खड़ा है। यार, पहले इस घर में कितनी रौनक थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई दबाव सा रहता है हमेशा। क्यों, सब ठीक नहीं है क्या अंदर? अमित और सुमित का ही घर है ना? ठीक तो है, लेकिन जब से बड़ा बेटा और छोटा बेटा बाहर गए ना, घर की बागडोर बहू के हाथ में है, और वो थोड़ा सख्त स्वभाव की है। अंदर से रीना की तेज आवाज फिर सुनाई देती है। ये थोड़ा सख्त है? ये तो लग रहा है कोई जल्लाद फरमान सुना रही है। अच्छा, अब पड़ोसी हमें बताएंगे हमें क्या करना चाहिए इस घर में, है? रीना भाभी, हम तो बस आपस में यूं ही बात कर रहे थे। मेरे दो कान नहीं है, चार कान है, मैं सब समझती हूँ। मेरे ससुराल वाले ही है ना जो आपके ये कान भर रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता है तो खुद आकर पैसे क्यों नहीं देकर जाते हो?
आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म और धीरज की बातें तुम मत बताओ मुझे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। हम तो फिर भी पड़ोसी है, पता नहीं ये अपने परिवार पर क्या क्या जुल्म करती होगी। रीना की बदतमीजी और अकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने घर में राशन, सबके कपड़े, बच्चों के खिलौने, सब्जियां इतना कम कर दिया था कि सिर्फ उसके बच्चे और खुद ही उन्हें खा पाती थी और बाकी घर वाले तो बस जैसे तैसे करके दिन गुजार रहे थे। घर के अंदर रीना फोन पर बात कर रही है अपनी सहेली से। अरे पूछ मत यार, पूरा घर मेरे भरोसे चल रहा है। अगर मैं पैसे देना बंद कर दूं ना तो एक हफ्ते में सबकी हालत खराब हो जाए। और ऊपर से ये देवरानी इतनी सीधी बनने की कोशिश करती है, लेकिन मैं सब समझती हूँ। ऐसे लोगों को ना शुरू में ही दबा कर रखना पड़ता है, वरना सर पर चढ़ जाते हैं। उस दिन मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। मैंने उनकी जरूरत की चीजें इतनी कम कर दी कि अब मुंह खोलने में भी डरेगी वो। रीना ने अपने ही ससुराल वालों को इतना मजबूर कर दिया था कि वो ना अब कुछ कह पा रहे थे ना सह पा रहे थे। शायद ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जैसा उसने अपने के साथ किया था। मुझे डर लगने लगा है, ये घर धीरे धीरे टूट रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं कि गलत को गलत भी ना कह सके? मजबूर नहीं, लेकिन डरते हैं शांति। किससे? इस बात से कि अगर उसने पैसे भेजना बंद कर दिया तो हम सबका क्या होगा। मैं जानता हूँ कि हमें पूजा का साथ देना चाहिए, लेकिन हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आवाज कैसे उठा पाएंगे। रीना की ज्यादतियां इतनी बढ़ गई है कि उसने पूजा को पिछले 2 साल में एक सूट नहीं लेने दिया, ना ही मायके जाने दिया। लेकिन वो बेचारी हमारे लिए और अपने बच्चों के खातिर कुछ नहीं कहती। मैं जानता हूँ, लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तब हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। शांति, बस तुम उस पल का इंतजार करो। एक इंसान सहते सहते इतना पत्थर दिल हो जाता है कि फिर उसकी चुप्पी भी उसका साथ छोड़ देती है। पूजा पिछले 2 साल में दुख सहकर पत्थर से बन गई थी, लेकिन अब आज उससे चुप नहीं रहा जा रहा था। आजकल काफी बोलने लगे हो तुम। नहीं दीदी, अब चुप रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। तो क्या कर लोगी बोलकर? ये घर, ये खर्च, ये सब मेरे हाथ में है। देखो पूजा, मैं सीधी बात करती हूँ, मुझे ये सब इमोशनल बातें समझ में नहीं आती। मेरे लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और प्रैक्टिकल ये है कि जो कमाता है वही फैसला करता है। इसलिए अगर तुम सबको इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार ही चलना होगा। समझ में आ रही है बात? पूजा चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था वो कुछ भी कह ले, लेकिन सच यही था कि रीना के हाथों में उसके बच्चों का और सास ससुर का जीवन था। पूजा की आंखें भर आती है, उसका दिल भी भर आया था अपने हालात और पिछली जिंदगी को देखकर, लेकिन जबान को खामोश रहना पड़ रहा था। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। 2 आदमी धीरे से उतरते हैं, हाथ में बैग, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपने घर को देखने की खुशी। बिना बताए आना सही तो किया ना? हाँ, सरप्राइज देंगे, काफी समय हो गया है सबको देखे। दोनों गेट खोलकर अंदर आते हैं। कभी कभी सच छुपाया जाता है किसी को बचाने के लिए, लेकिन जब वही सच अचानक सामने आ जाए तो फिर ना कोई बहाना चलता है, ना कोई दिखावा। सच चाहे जितना छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब वो सामने आता है तो सिर्फ चेहरे नहीं, रिश्तों की असलियत भी दिखा देता है। रात का समय, घर के अंदर हल्की रोशनी, सब सो चुके हैं। अमित और सुमित धीरे से अंदर आते हैं। कितना समय हो गया ना, घर की खुशबू ही अलग होती है। अब बस सबको सुबह सरप्राइज देंगे। तभी अंदर से हल्की आवाजें आती है तो दोनों रुक जाते हैं। मैंने तुम्हें साफ साफ समझा दिया था पूजा, लेकिन लगता है तुम्हें बात समझ में नहीं आती। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, समझी? चिंटू को बुखार था, मुझे बस कुछ थोड़े से पैसे चाहिए थे दीदी, इसलिए मैं राशन कम लेकर आई हूँ। तुम्हें लगता है ये घर ऐसे ही चल रहा है? हर महीने पैसे आते हैं, बिजली का बिल भरता है, राशन आता है, बच्चों की फीस जाती है। ये सब कौन करता है? हाँ, मैं। और उसके बाद भी तुम मुझे सिखाओगी घर कैसे चलाना है? दीदी मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद दवाई लेकर आती, लेकिन यहाँ तो सब भिखारी है। यहाँ मैं और मेरे पति कमाते हैं, तब सब हो पा रहा है, समझी? रीना बहू, बच्चे की बीमारी के लिए पैसे लिए हैं, उसमें तुम इतना क्यों सुना रही हो? लो जी, अब आप दोनों तो कुछ कहिए ही मत। आपके खुद की बीमारी के खर्चे कितने हैं पता है? बड़े आए मुझे समझाने वाले। बस रीना, बस बहुत कह लिया तुमने। अमित और सुमित ने घर आते ही एक सच्चाई को देख लिया था कि जिसके बारे में उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक सच्चाई अभी रीना के सामने आनी बाकी थी, जिसके बाद उसका घमंड और अकड़ चकनाचूर होने वाले थे। अमित, मैं तो बस तुम और मैं चला रहे खर्चा। अच्छा,
तुम्हें पता भी है कि दुबई में मेरे पास काफी वक्त तक नौकरी नहीं थी, सारा खर्चा सुमित भेज रहा था। और हाँ, ये जो तुम्हें नौकरी मिल रही है ना, वो सुमित के दोस्त कमलेश ने, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने दिलाई है तुम्हें। और तुम यहाँ अकड़ दिखा रही हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे परिवार के साथ यूं दुश्मनों जैसा सलूक करोगी। पूजा, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि भाभी ये सब कर रही है तुम लोगों के साथ, तो मैं कब का वापस आ जाता। भाभी, आपने तो जेठानी के नाम को ही शर्मिंदा कर दिया। आपसे अच्छे तो दुश्मनी होते हैं। रीना बहू, जिस पैसे को लेकर तुम्हें इतना घमंड था, देखो अब वो तो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। देखा जाए तो तुम खुद पूजा के पैसों पर पल रही थी। मैंने कहा था सबको अपने कर्मों का फल यही मिलता है। रीना ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसका गुरूर, उसका घमंड, उसकी अकड़ सब कुछ जमीन में धूल में मिल चुके थे। अगले दिन उसकी नौकरी चली गई, जो उसके पड़ोसी कमलेश ने सुमित के कहने पर दिलाई थी। उसने अपनी नौकरी, पति का प्यार, सास ससुर का आशीर्वाद सदैव सदैव के लिए खो दिया, जो उसकी सबसे बड़ी सजा थी। मोहिनी केवल 16 साल की थी और 11वीं में पढ़ा करती थी, लेकिन उसे शुरू से ही मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक था। अक्सर उसे जब भी घर पर समय मिला करता तो वो अपनी माँ का मेकअप किया करती थी। आज के दिन भी मोहिनी के मम्मी और पापा बाहर शादी में जा रहे होते हैं और मोहिनी अपनी माँ का मेकअप कर रही होती है कि तभी वहां उसके पिताजी राजीव आते हैं। मोहिनी, और कितनी देर लगेगी तुम्हें अपनी माँ का मेकअप करने पर? तुम जानती हो ना कि पुरानी दीवार को जितना भी सजा लो वो पुरानी ही रहती है। अजी, सोच समझ कर बोलिए जी। आज तो आप शादी में बाहर से खाना खा लेंगे, लेकिन कल से आपको मेरे हाथ का खाना खाना है। मैं तो बस ये कह रहा था कि बहुत देर हो गई है। चलो, अब क्या शादी में विदाई के समय पहुंचेंगे? मंजू भी कब से तैयार है। बस पापा, 2 मिनट रुक जाओ, माँ की लिपस्टिक लगा दो, उसके बाद में माँ बिल्कुल रेडी है। मोहिनी अब अपनी माँ की लिपस्टिक लगा देती है और उसके बाद पूरा परिवार साथ में शादी में जाता है। सभी लोग मोहिनी की माँ के मेकअप की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मोनिका, क्या मेकअप किया है, बहुत सुंदर लग रही हो। किसी बहुत महंगे पार्लर से तैयार हुई हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी मोहिनी ने मुझे घर पर ही तैयार कर दिया। कुछ भी बोल, बहुत अच्छा मेकअप किया है। और बताओ मोहिनी, अब 12वीं के बाद में क्या इरादा है तुम्हारा? आंटी, मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, तो सोच रही हूँ कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती हूँ। कैसी बात कर रही हो मोहिनी, ब्यूटिशियन के कोर्स में कोई करियर थोड़ी होता है। मैं तो कहती हूँ 12वीं के बाद बीए कर लेना। आजकल तो बीए की डिग्री के बिना कुछ नहीं मिलता। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है बहन जी, ये तो जरूरी है। 12वीं पास को तो आजकल अंगूठा छाप की श्रेणी में गिना जाता है। मोहिनी तब बिल्कुल चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उसके बाद समय के साथ वो पास हो जाती है। जहां मोहिनी ने अभी 12th पास की थी, वहीं उसकी बहन मंजू उस उम्र में कुछ बड़ी थी और एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही थी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है और राजीव कहता है, मोहिनी बेटा, 1 महीना हो गया है तेरे 12वीं के रिजल्ट आए हुए। सोचा कि अब क्या करना है आगे? सोचना क्या है पापा, अब मोहिनी का बीए के लिए एडमिशन कर दो। वैसे भी मोहिनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए इसके ज्यादा अच्छे नंबर आए नहीं हैं, तो इसे किसी अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिलेगा। मुझे तो अपनी बेटी मोहिनी की बहुत ज्यादा चिंता होती है। मंजू का तो रिश्ता लग गया है, अच्छी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी भी करती है, लेकिन मोहिनी का क्या होगा? इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है माँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं तो यही बोलूंगी मोहिनी की बीए में अच्छे से पढ़ाई कर लेना। मोहिनी के मन में भी ये बैठ जाता है कि बिना बीए के कुछ नहीं हो सकता और वो एक कॉलेज में बीए के लिए एडमिशन लेती है। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। वो कॉलेज के लिए जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसी के मोहल्ले का लड़का ऋतिक मिलता है और बोलता है, क्या बात है मोहिनी, कैसी हो? कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? और कहाँ जाऊंगी ऋतिक, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। तुम तो जानते हो ना कि 12वीं के बाद बीए के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए बीए में एडमिशन ले लिया है, तो कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज मेरा भी ऑफिस का पहला दिन है। अब ऋतिक अपनी बाइक पर मोहिनी को उसके कॉलेज छोड़ देता है और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं ऋतिक की माँ बालकनी में खड़ी हुई उन दोनों को देख लेती है और कहती है, वैसे ऋतिक और मोहिनी साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और मोहिनी हमारे सामने ही बड़ी हुई है, बहुत अच्छी लड़की है, परिवार भी अच्छा है। एक बार मोहिनी की बीए हो जाए तो उसके घर वालों से ऋतिक और मोहिनी की शादी की बात जरूर करूंगी।
रूपा के मन में तो जैसे उसी दिन से मोहिनी को अपनी बहू बनाने का ख्याल आ जाता है। ऐसे ही अब मोहिनी कुछ साल मेहनत करके अपनी बीए भी पास कर लेती है। एक दिन पूरा परिवार घर में बैठा हुआ था और तभी रूपा ऋतिक के साथ आती है। राजीव हैरान होकर उन्हें चाय नाश्ता पूछता है और फिर कहता है, कैसी हो रूपा बहन जी आप, और कैसे आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ऋतिक बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, और सब कुछ ठीक है। दरअसल माँ को कुछ बात करनी थी, उन्होंने मुझे भी इस बारे में बताया तो मुझे ऐतराज नहीं था, तो हमने सोचा कि आपकी फैमिली से भी बात कर लेते हैं। जी देखिए, हमें ऋतिक के लिए मोहिनी बहुत पसंद है। हम जानते हैं कि मंजू का रिश्ता हो रखा है और आप कुछ ही महीनों के अंदर मंजू की शादी कर देंगे। मोहिनी की भी बीए हो चुकी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। हम बस चाहते हैं कि रोका करके छोड़ दे और उसके बाद जब मंजू की शादी हो जाए और दोनों परिवार की सहमति होगी तो हम मोहिनी और ऋतिक की भी शादी कर देंगे। राजीव का पूरा परिवार ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं मोहिनी ने भी कभी ऋतिक को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन वो ऋतिक को पसंद भी करती थी, एक अच्छे इंसान के नाते। तभी धीरे से मोनिका राजीव के कान में कहती है, अजी देखा हुआ लड़का है, समझदार है, परिवार भी बहुत अच्छा है और रिश्ता सामने से चल कर आया है। वैसे भी इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तुम बताओ मोहिनी, अगर तुम्हें ऋतिक पसंद है तो हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मोहिनी पलके झुकाकर हाँ कर देती है, जिसके बाद अब परिवार वाले मोहिनी और ऋतिक का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब ऋतिक और मोहिनी धीरे धीरे आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। एक दिन ऋतिक और मोहिनी फोन पर बात कर रहे थे कि तभी ऋतिक कहता है, वैसे मोहिनी, कभी तुमने सोचा है कि तुम क्या बनना चाहती हो? मेरा मतलब है बीए तो तुम कर ही रही हो, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर गोल क्या है? मैं तो कभी कुछ नहीं सोची। फैमिली हमेशा यही कहती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब तुम सो जाओ। तुम जानते हो ना कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरे कॉलेज में मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा बाबा ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और कॉलेज में भी मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अब सो जाओ। अब मोहिनी सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक तरफ तो मोहिनी की बीए पूरी हो जाती है और दूसरी तरफ मंजू यानी मोहिनी की बहन की शादी हो जाती है। एक दिन मंजू अपने पति के साथ घर पर खाने के लिए आती है और रौनक यानी मंजू का पति खाना खाते हुए मोहिनी से पूछता है, वैसे साली साहिबा, जीवन साथी तो तुमने चुन लिया है, ये सोचा है कि बीए के बाद क्या करोगी? नहीं जीजू, मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो बीए खत्म हुई है, देख रही हूँ कि क्या करूँ। रौनक बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। हमें तो इससे कोई उम्मीद नहीं है, बस सोच रहे हैं कि अब इसकी शादी कर दे। अभी रुक जाओ माँ, ऋतिक को भी अगले साल तक अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा और कंपनी की तरफ से फ्लैट भी, तब आप मोहिनी की शादी करना। मेरे ऋतिक से बात होती रहती है। लेकिन तब तक क्या करेगी मंजू, इसकी बीए भी तो पूरी हो गई है, ये क्या करेगी? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बीए करने के बाद तो एमए करनी चाहिए, कम से कम मास्टर की डिग्री तो मिल जाती है। क्यों, सही बोला ना मैंने मोहिनी? मोहिनी घबरा जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बीए करने के बाद में एमए करनी है और वो कहती है, जीजू अगर एमए इतनी जरूरी है और बीए के बाद में एमए करनी चाहिए तो ठीक है, मैं एमए के लिए फॉर्म भर देती हूँ और वो कर लेती हूँ। और वैसे भी अभी ऋतिक को भी ढंग से सेटल होने में साल लग जाएगा और एमए भी तो 2 ही साल की होती है। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से पूछकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कॉलेज पता करता हूँ जहाँ पर तुम एमए करने के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है ना? और वैसे भी रूपा बहन जी के परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे कि भले ही तुम ज्यादा काबिल नहीं हो, लेकिन मास्टर की डिग्री लेकर तो आ रही हो। राजीव खुद भी एक वकील था, उसकी बड़ी बेटी अकाउंटेंट थी और मोनिका भी रिटायर्ड टीचर थी। वहीं मोहिनी कभी कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि उसे जीवन में क्या करना है, इसलिए वो सब उसे कहते थे कि उसका कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ ऋतिक का इंक्रीमेंट हो जाता है, उसे कंपनी की तरफ से फ्लैट, गाड़ी और अच्छी सैलरी मिलती है, तो दूसरी तरफ मोहिनी भी अपनी एमए कंप्लीट कर लेती है। एक दिन दोनों परिवार वाले साथ बैठे हुए थे और रूपा ने कहा, भाई साहब, अब तो आपकी लड़की की एमए भी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बेटी बनाकर ले जाएं। हाँ क्यों नहीं बहन जी, मोहिनी तो आप ही के घर की बेटी है, बस पैदा हमारे घर में हुई थी और ऋतिक और मोहिनी का रिश्ता तो इतने सालों से। और कहते हैं बहन जी कि रिश्ते को इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए, वरना छोटी मोटी बातों पर कभी कभी लड़ाई होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब हम दोनों शादी की तैयारी कर लेते हैं। मोहिनी और ऋतिक की शादी की तैयारी हो जाती है और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो जाती है।
अब मोहिनी ने ऋतिक के परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मोहिनी अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी और तभी रूपा रसोई में आई और बोली, मोहिनी बेटा, भले ही खाना थोड़ा कम अच्छा बनाना, और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम घर में कुक रख लेंगे, लेकिन बस घर में हमेशा शांति बनाए रखना और इस घर में अपनी खुद की फैमिली की तरह रहना। अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहती हो तो हमें बता सकती हो, हमारी सोच बहुत अच्छी है। माँ जी, मुझे तो मेरे मायके वाले हर बार ये बोला करते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और आप कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ करना हो तो आप मना नहीं करेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम आपने मुझसे इतनी उम्मीद तो दिखाई। अच्छा बेटा, मैं बताना भूल गई, कल हमने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने एक पार्लर वाली से बात की है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। आपको पार्लर वाली बुक करने की जरूरत नहीं है, मुझे ठीक ठाक मेकअप करना आता है, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। अपनी शादी वाले दिन भी मैं खुद ही तैयार हुई थी। उस दिन तो तू बहुत सुंदर लग रही थी। अगर तू सच में उस दिन खुद तैयार हुई थी तो तुझे सच में पार्लर वाले की जरूरत नहीं है। एक काम करना बेटा, मेरा अभी थोड़ा बहुत मेकअप कर देना। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन मोहिनी की मुंह दिखाई की रस्म में मोहिनी खुद ही अपना मेकअप करती है और साथ ही रूपा का भी। सभी पड़ोसन रूपा और मोहिनी दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। ये सब कुछ देखकर ऋतिक को भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके एक दोस्त राहुल ने कहा, भाई सच में भाभी का मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भाभी बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं क्या? नहीं यार, मोहिनी तो अभी हाउसवाइफ है। फिर तो भाभी को मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहिए। भाभी तो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, उन्हें अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली। बस एक बार ये शादी की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, उसके बाद मैं इस बारे में मोहिनी से बात करूंगा। ऐसे ही 1 महीने के बाद जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, तभी रात के समय ऋतिक मोहिनी से पूछता है, वैसे तुमने सोचा है मोहिनी कि अब तुम्हें आगे क्या करना है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे करियर का गोल क्या है? अगर तुम हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप ही बताओ जी, मैं क्या करूं? मुझे सब लोगों ने बोला कि 12th के बाद बीए करो, मैंने कर ली। फिर बोला एमए करो, मैंने कर ली। अब मैं क्या करूं? अरे वो तो ठीक है, पर क्या हमेशा दूसरों के हिसाब से करोगी? खुद के लिए भी तो तुमने कुछ सोचा होगा कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें किस काम में मजा आता है, किस काम में इंटरेस्ट है तुम्हारा? मोहिनी बिल्कुल खामोश हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर और ये इसका कुछ नहीं हो सकता ये सुनकर वो शायद खुद को भूल ही सी गई थी। तभी ऋतिक उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेकअप करना कैसा लगता है? तुम मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स क्यों नहीं कर लेती? मुझे तो मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथों से लोगों को सजाती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले कहते थे कि मेकअप आर्टिस्ट कोई करियर नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? मेकअप आर्टिस्ट को कुछ लोग पार्लर वाली दीदी कहते हैं, लेकिन ये भी एक कला है। हर किसी को सुंदर बनाना सबके बस की बात नहीं होती। पैसा सुंदरता थोड़ी ला सकता है, लेकिन हाथों में जादू हो तो हर चेहरा सुंदर लग सकता है। तो ठीक है, मैंने तुम्हें शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे मेकअप एकेडमी में करवा देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला है, जो कि मुझे समझता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहिनी अब खुश हो जाती है। जब ये बात नाश्ते की टेबल पर ऋतिक रूपा को बताता है तो रूपा कहती है, क्या बहू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करेगी? ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो खुद बहू की ब्राइडल का मेकअप और मुंह दिखाई का मेकअप देखकर यही सोच रही थी कि बहू को मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेना चाहिए। मोहिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस काम को उसके मायके वाले बेकार कहा करते थे, ससुराल वालों को वो काम अच्छा लगेगा। अब मोहिनी 6 महीने का मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती है। इस बीच जब 3 महीने गुजरे ही थे, तभी ऋतिक और मोहिनी अपने घर डिनर पर जाते हैं। वहीं मंजू और रौनक भी आए हुए थे और मोनिका कहती है, सुना है मोहिनी तू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कितना समझाया था इसको कि ये काम बेकार है, लेकिन ये तो हमारी सुनती ही नहीं। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? आज तक ये कुछ अचीव कर पाई है अपने जीवन में, तभी तो हम बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मोहिनी जहां अपने मायके वालों के तानों की आदत सहन करना सीख चुकी थी, वहीं ऋतिक अपनी पत्नी के खिलाफ ये सुन नहीं पाता और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मोहिनी का कुछ नहीं हो सकता? मेकअप आर्टिस्ट कोई छोटा काम नहीं होता। अपनी वो पार्लर वाली दीदी वाली सोच से बाहर निकलिए। मेकअप आर्टिस्ट बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और भगवान की दया से मैं भी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मैं एक बार अगर मोहिनी का मेकअप सैलून खुलवा दूंगा तो मोहिनी मुझसे भी 2 गुने पैसे कमाएगी, देख लेना आप लोग।
ऋतिक की बात सुनकर मोहिनी को अच्छा लगता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वो टेबल के नीचे से ऋतिक का हाथ थाम लेती है। ऋतिक भी उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। दोनों खाना खाकर घर आ जाते हैं। रात को सोने से पहले ऋतिक मोहिनी से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है मोहिनी। बस मेहनत करो और जो भी करो दिल से करो। आज तक तुमने जो भी किया वो फॉर्मेलिटी में किया और लोगों ने बोला तो किया, लेकिन अब तुम वो कर रही हो जो तुम करना चाहती हो। आपका साथ पाकर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। ऋतिक के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो रूपा उसे अपनी एफडी तोड़कर पैसे देती है। मोहिनी के लिए एक मेकअप स्टूडियो खोला जाता है जिसका नाम था मोहिनी मेकअप स्टूडियो। एक दिन मंजू और मोनिका जब उसके मेकअप स्टूडियो आते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। कस्टमर वेटिंग में थे और तभी मंजू मोहिनी के पास आकर कहती है, मोहिनी, दरअसल मुझे मम्मी को लेकर एक फंक्शन में जाना था, लेकिन कहीं पार्लर में बुकिंग नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि तुम्हारा ये सैलून खाली होगा तो यहाँ मेकअप कराने चले आए। सॉरी दीदी, अभी तो सब लोग बिजी हैं। अगर आप आधा घंटा वेट कर लेंगे तो मैं किसी आर्टिस्ट से आपका मेकअप करवा दूंगी। अच्छा रुकिए, मैं खुद ही आपका मेकअप कर देती हूँ। बिलिंग काउंटर पर थोड़ी देर के लिए मैं माँ जी को बिठा देती हूँ। अब मंजू और मोनिका का मेकअप मोहिनी करती है। थोड़ी ही देर में वो बहुत सुंदर लगने लगती है। 11वीं के बाद पहली बार मंजू और मोनिका का मेकअप कोर्स पूरा होने के बाद मोहिनी ने किया था। मेकअप होने के बाद मंजू को अपनी शक्ल देखकर यकीन ही नहीं होता। मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुझे हमेशा कहती रही कि इसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि तू तो मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो गई है। जहां पर मैं 50,000 कमा रही हूँ और एक छुट्टी करने पर भी मुझे कितना कुछ सुनने को मिलता है, वहीं तो खुद का काम कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोहिनी। एक माँ होने के नाते मुझे तो तेरी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी, तुझे समझना चाहिए था, तुझे प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा तुझे कम समझती रही। रूपा बहन, आप बहुत अच्छी हो जिसने मेरी बेटी को संभाला और उसके हुनर को निखारा। मोहिनी शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थी, बस आप लोगों ने समझने में थोड़ी देर कर दी और हमेशा कहते रहे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और देखिए आपकी बेटी ने आज क्या क्या हासिल कर लिया है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ये पता लगा सके कि वो किस चीज में अच्छा है। हर इंसान के अंदर एक ना एक खास खूबी जरूर होती है। बस जरूरत होती है उस हीरे को तलाश कर उसकी खूबी को निखारने की।